अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। वो अनाउंसमेंट ये है कि कल को आपका टेस्ट होगा 10:30 बजे। ठीक है। मेरे ख्याल में फेसबुक के ऊपर तौसीफ भाई ने पोस्ट की हुई है, आप उसको देख लें। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें उस टेस्ट के हवाले से कर लेते हैं। अ, अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि टेस्ट का जो टाइम है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि टेस्ट का जो टाइम है उसको इंश्योर करें 10:30 बजे आप ऑनलाइन बैठे हों, अपने बैकअप्स वगैरह आपके पास सारे हों, जिस तरह के स्पेयर इंटरनेट, या अगर लैपटॉप की बैटरी है तो लैपटॉप की बैटरी पूरी चार्ज हो। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको नेसेसरी चीज़ें चाहिए होंगी टेस्ट देने के लिए, वो आपके पास पड़ी हुई हों। दूसरी बात ये, अगर आपका टेस्ट मिस हो जाता है तो ये दोबारा टेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अभी तक इन्होंने यही मुझे कन्वे किया हुआ है। तीसरी बात ये कि ये टेस्ट जो है ये पास करना ज़रूरी है आपका लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए। ठीक है। टेस्ट में एमसीक्यूज होंगे। और आखिरी बात ये इसमें करनी थी कि हमारी जो क्लासेस होंगी ना वो चलेंगी फ्राइडे तक। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। किसी के कोई सवाल हैं टेस्ट से रेलेवेंट तो वो पूछ सकते हैं अभी। बल्कि हम कुछ फाइवर को रिव्यू भी कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे ये आज के लेक्चर के बाद। ये पेमेंट मेथड का मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि ये पेमेंट मेथड मैं बता ही दूँ कि पाकिस्तान में खैर इतने लंबे चौड़े नहीं है। एक दफ़ा आप कर लें, एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो जाए आपको किसी चीज़ का, तो वो फिर इतना मुश्किल काम नहीं रहता। ठीक है। तो पाकिस्तान में मसला क्या होता है पेमेंट मंगवाने का, कि पाकिस्तान में ना एक तो ये पेपाल नहीं चलता। ठीक है। जो ऑनलाइन जो हर कह लें कि वेबसाइट जिसको एक्सेप्ट करती है पेमेंट मेथड को, वो पेपाल है। अगर आपका पेपाल अकाउंट हो तो वहाँ पे आप आराम से अपने जो फंड्स, जो भी आपकी फ्रीलांसिंग, मतलब जिस तरह क्लाइंट जो है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट को पे करता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट, अगर आप और क्लाइंट का ताल्लुक फाइवर से जुड़ा हुआ है तो आप जो क्लाइंट है वो फाइवर को पे करेगा आपको पे करने के लिए। ठीक है। तो आप फाइवर जो है वो आपको पे कर देगा, लेकिन पैसे कहाँ पे पड़े होंगे? फाइवर के अकाउंट में। ठीक है। तो आप फाइवर के अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते इजीली। आपको फाइवर के अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, जिस तरह वो जगह हो सकती है आपके पेपाल का अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट, या कोई भी और सोर्स हो सकता है। ठीक है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला फ्रीलांसर फेस करते हैं वो यही पेमेंट का मसला फेस करते हैं कि कुछ ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो खाली पाकिस्तान में चलती हैं। इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो पाकिस्तान में नहीं आ सक रही, या पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुआ है, पाकिस्तान का जो यूज़र है, वो वहाँ पे पेपाल का अकाउंट नहीं बना सकता। ठीक है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे, कि हम किस तरह से पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, बंदे काफ़ी सारे आ गए और हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा, तो वैसे तो हर वेबसाइट का अपना कह लें कि उनके तरीका होता है पे करने का और पेमेंट विड्रॉ करने का। तो हम जो हमारी कह लें कि मेन मेन वेबसाइट्स हैं उनका देख लेंगे। अ, लेकिन एक दो जो मेथड हैं वो तकरीबन सारे ही शेयर कर ही रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारी स्लाइड में अपवर्क का लिखा हुआ है। अपवर्क में लोकल बैंक ट्रांसफर भी हो जाता है, पेयोनियर भी होता है, पेपाल से भी हम कर सकते हैं और स्क्रिल से भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस अपवर्क की जगह आप हमने क्या किया था, फ्रीलांसर पढ़ा था, freelancer.com। तो फ्रीलांसर में लोकल बैंक ट्रांसफर भी हो जाता है। फ्रीलांसर बड़ी अच्छी सर्विस इस लिहाज से भी है, मुझे खास तौर पे इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें मैं अपने लोकल बैंक में
ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, आप आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, आप वो अपना बैंक अकाउंट नंबर दें। पहली दफा वो 15 दिन लगेंगे उसमें ट्रांसफर होने में। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई अगली अमाउंट आती है वो 1 से 2 दिनों में, ओवरनाइट या 1-2 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर पेयोनियर फ्रीलांसर में पहले पेयोनियर था मेरे ख्याल में, अब पेयोनियर नहीं है फ्रीलांसर में। इनफैक्ट जो वी वर्कर था उसके साथ सबसे पहले पेयोनियर ने काम शुरू किया था, पर पता नहीं क्या मामले तय नहीं हो सके, क्या हुआ। जो फ्रीलांसर है अब वो पेयोनियर का कार्ड नहीं लेती, लेकिन क्योंकि फ्रीलांसर लोकल बैंक में ट्रांसफर कर देती है तो उससे अच्छी हमारी कोई इतनी ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा लोकल बैंक ट्रांसफर सबसे अच्छी इसलिए भी है क्योंकि आप जहां से भी पैसे मंगवा लेंगे उसको आप किसी बैंक के थ्रू ही विड्रॉ करेंगे यूजुअली। ठीक है, तो उसमें क्या खर्चे खर्चे पड़ते हैं वो हम आगे जाके देख लेंगे। फिर हमारे पास स्क्रिल आ जाता है। ठीक है, स्क्रिल जो है वो फ्रीलांसर पे भी काम करता है, और पेपाल का अकाउंट आप पाकिस्तान में बनवा नहीं सकते, लेकिन अगर आपका कोई बाहर बंदा बैठा हुआ है तो उसमें ये होता है कि इनको मेन चीज चाहिए होती है आपका मेलिंग एड्रेस। ठीक है, अगर आपका मेलिंग एड्रेस वो है, आपको वो कोड शोड भेजते हैं, वेरिफिकेशन लेटर वगैरह भेजते हैं, आप उसको वेरीफाई करते हैं तो आपका पेपाल का अकाउंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अक्सर लोगों का कोई बाहर रह नहीं रहा होता है, रिश्तेदार वगैरह नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है पेपाल का अकाउंट बनाना। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे। लोकल बैंक ट्रांसफर तो बहुत इजी ऑप्शन है, आपको आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, फ्रीलांसर के अंदर अगर हम देखें। अच्छा, फाइवर के अंदर क्या हमारे पास पेमेंट ऑप्शन है? फाइवर के अंदर हमारे पास खाली पेयोनियर की पेमेंट ऑप्शन है। पेयोनियर और पेपाल से भी हो जाता है, लेकिन फाइवर के अंदर जो मेन ऑप्शन है हमारे पास वो पेयोनियर की है कि वो यूजुअली पेयोनियर के थ्रू ही विड्रॉ करते हैं। तो अगर आपके पास पेयोनियर का कार्ड हो तो आप अपवर्क से भी विड्रॉ कर सकते हैं, फाइवर से भी विड्रॉ कर सकते हैं, और क्लाइंट से ना डायरेक्ट ट्रांसफर भी करवा सकते हैं अपने पेयोनियर के अकाउंट में। अच्छा, फिर पीपल पर आर है। पीपल पर आर में इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर में आपका यूएसडी अकाउंट होना चाहिए। स्क्रिल और पेपाल पे हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो स्क्रिल है ना वो पेपाल जैसा ही है, लेकिन कह लें कि थोड़ा सा उससे कह लें कि उसकी कम एक्सेप्टेंस है। और दूसरा स्क्रिल जो है वो यूरोपियन बेस्ड है, तो जो भी आपके यूएस डॉलर में करेंसी आती है यूजुअली उसको वो कन्वर्ट करते हैं पहले अपने जो भी यूरोस में, और फिर वो यूरो से कन्वर्ट होता है दोबारा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अमेरिकन क्लाइंट से डॉलर पाकिस्तान में मंगवाने हैं, पाकिस्तान में अपने विड्रॉ करवानी है लोकल बैंक में, तो होगा क्या कि स्क्रिल उसको लेगा, उससे डॉलर उसको कन्वर्ट करेगा यूरो में, तो जो कन्वर्जन होती है ना उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, कन्वर्जन में नुकसान, थोड़े से पैसे कम हो जाते हैं। फिर वो यूरो को जब मैं दोबारा रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ वो फिर मेरे और पैसे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आज देख लेते हैं। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है फाइवर से विड्रॉ करने के लिए वो है हमारे पास पेयोनियर। अच्छा, कुछ दिन पहले अगर किसी को याद हो, कोई बंदा काम कर रहा है कोई फाइवर के ऊपर, तो कुछ महीने पहले, बल्कि आपके सेशन शुरू होने से पहले मेरे ख्याल में जून की बात है या कब की बात है, तो मसला आया था पेयोनियर का कि पेयोनियर के अकाउंट्स जो थे लोगों के वो फ्रीज हो गए थे। वो फ्रीज क्यों हो गए थे? क्योंकि इनकी बैक एंड के ऊपर कुछ लेजर्स के अंदर कुछ क्या लें घपला था, या कुछ कोई फोरेंसिक टीम थी, उन्होंने पकड़ा था कि ये जो पैसे हैं ये इधर उधर हो रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने ट्रांजैक्शन कुछ दिन के लिए रोक दी थी। ठीक है, अब ये दोबारा चल गई हैं। अच्छा, पेयोनियर असल में है क्या? पेयोनियर प्रोवाइड्स यू ए यूएस बेस्ड बैंक अकाउंट एंड मास्टर कार्ड। तो आप ऐसे ही समझ लें कि आपका एक पेयोनियर में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपका यूएसए के अंदर एक बैंक के अंदर वर्चुअल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, अब हर बैंक के अंदर जिस तरह आप अकाउंट बनाते हैं तो उस बैंक से सर्विसेज ले सकते हैं। सबसे अच्छी सर्विस होती है उसका डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड क्या होता है? अच्छा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या कह लेंगे, फर्क ये होता है कि डेबिट कार्ड आपके बैंक से जुड़ा होता है। ठीक है, जो एटीएम कार्ड होता है ना आपका, यूजुअली आप लोगों के पास होगा, एटीएम कार्ड क्या होता है कि आप आपके पास बैंक में जितने भी पैसे हैं ना आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकते। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड आपके कह लें कि बैंक
बैंक से आप लोन ले रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कि जब भी मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर शॉपिंग करता हूँ या कोई चीज खरीदता हूँ तो मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं खर्च होते। वो पैसे कहाँ से खर्च होते हैं? वो पैसे खर्च होते हैं बैंक के अकाउंट से, ठीक है। फिर महीने के आखिर में बैंक मुझे बिल देता है कि आपने हमारे क्रेडिट कार्ड से इतनी शॉपिंग की है तो इतना बिल हमें दे दें, ठीक है। तो ये फर्क होता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। तो पेयोनियर क्या है असल में? पेयोनियर आपके पास एक डेबिट कार्ड होता है जो एक अमेरिकन, अमेरिका में कोई बैंक होगा उसका बेस, उसके ऊपर बेस आपको कह लें कि अमेरिका में बैंक अकाउंट खुल गया आपका और उसका कार्ड जो है वो आपके पास आ गया, तो उस कार्ड से आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। वो आपका एटीएम कार्ड है किसी अमेरिकन बैंक का। कैन यूज देन कैन यूज, अच्छा ये मास्टर कार्ड होता है, एक मास्टर कार्ड होता है, एक वीजा कार्ड होता है। वैसे तो अब काफी सारे आ गए, यूनियन पे आ गया। यूनियन पे मेरे ख्याल में चाइनीज बैंक्स या चाइनीज जो भी कह लें कि सर्विसेज होती हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। एक पे पाक भी आया था, काफी पॉपुलर हुआ था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो मास्टर कार्ड जहां जहां भी सपोर्ट करता है, कोई भी दुकान, चीज या एटीएम मास्टर कार्ड सपोर्ट करती है तो वहां से आप पैसे विड्रॉ कर सकेंगे। To receive money from more than 900 companies on the internet, ठीक है। Have an option for direct transfer to bank account and they can also have a $25 bonus if you receive more than $100 थ्रू रेफरल। अच्छा अगर आप रेफर करते हैं किसी को पेयोनियर के लिए, बल्कि मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि अगर अगर तो आपने अभी तक पेयोनियर के अकाउंट नहीं बनाए तो आप ना एक दूसरे को रेफर करके बनवा लें। कोई एक बंदा बनाए और रेफरल लिंक शेयर कर दे कि आप जिस तरह इनवाइट करते हैं ना, इनवाइट करे पेयोनियर के ऊपर। तो अगर वो जो बंदा इनवाइट हुआ है ना वो फाइवर के ऊपर गिग बेचता है और उसको $100 मिलते हैं, तो उसमें से $25 जो है वो आपको मिलेंगे। पहली दफा अगर वो $100 विड्रॉ करता है ना तो उसमें से $25 जो है वो उसमें से नहीं, मतलब वो उस अमाउंट में से नहीं, $100 में से नहीं, वो आपको $25 वैसे गिफ्ट कर देंगे। अच्छा ये $25 क्यों देते हैं? क्योंकि अच्छा ये जो मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ना आप जाते हैं पेयोनियर की वेबसाइट के ऊपर। अच्छा यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? यार मैं आपको अच्छा ये क्वेश्चन पूछा हाफिज उबैदुल्लाह ने कि अपवर्क के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हम। अपवर्क के ऊपर ना मैं आपको सिखा तो दूंगा लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है वो 30 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। तो जिस की तो प्रोफाइल चल रही है वो अपवर्क पे जाने का रिस्क ले सकता है। लेकिन अपवर्क पे प्रोफाइल बन जाती है, कोई इशू नहीं होता, लेकिन 30 दिन तक आप प्रोजेक्ट नहीं लेते या आपकी बिट्स कंज्यूम हो जाती हैं तो वो जो प्रोफाइल है ना वो प्राइवेट हो जाती है, ठीक है। तो अपवर्क के ऊपर हम लेक्चर ले लेंगे फिर, या मैं आपको भी बता देता हूँ आज इसी लेक्चर के अंदर ही कि अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनानी है, ठीक है। सबसे मुश्किल काम अपवर्क के अंदर क्या है? प्रोफाइल बनाने वाला। बाकी सारे का सारा काम उस पर उसी तरह होता है जिस तरह आपने फ्रीलांसर के ऊपर करना है, ठीक है। तो अपवर्क बजाय इसका कि आप अपवर्क के ऊपर मेहनत करें और अपवर्क वाले आपकी प्रोफाइल बंद कर दें 1 महीने के अंदर ही, तो आप फ्रीलांसर पे काम सीख लें। जो जैसे आप समझे जैसे फ्रीलांसर पे काम करना है ना, सेम टू सेम मॉडल अपवर्क का है, ठीक है। तो जब आप काम सीख लें, प्रोजेक्ट पकड़ने लग जाएं फ्रीलांसर के ऊपर, तो आप अपवर्क के ऊपर बड़े आराम से चल सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि बिड कैसे करनी है, ये बाकी चीजें कैसे करनी है। लेकिन अगर आपको ये पूछना है कि प्रोफाइल कैसे बना के एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अगर हम आज बनाते हैं ना जो हमारे स्किल्स हैं, HTML वेब डेवलपर और वर्डप्रेस फ्रंट एंड, तो इसके ऊपर पाकिस्तान से वो और प्रोफाइल्स नहीं ले रहा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान से इतनी प्रोफाइल्स जा चुकी हैं। तो वो कहते हैं कि हम बड़ी अच्छी जगह रखना चाहते हैं अपना जो वर्क एनवायरनमेंट है, हम खाली एक्सपीरियंस डेवलपर को लेंगे, तो वो उस पर प्रोफाइल अप्रूव करवाना मुश्किल। तो हम स्किल्स को चेंज करके अप्रूव करवा सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। वो क्या चीज़ होगी वो मैं आपको, बल्कि आज आप कहते हैं तो मैं करके भी दिखा दूंगा। टेस्ट फेसबुक के ऊपर लिंक देंगे आपको, ये जो ग्रुप है ना आपका, यहाँ पे लिंक पेस्ट होगा, तो आपने वो लिंक खोलना है। तो और वो लिंक इस तरह का होता है कि एक दफ़ा आप लिंक खोल लेते हैं तो आप किसी और विंडो को ओपन नहीं कर सकते। ओपन कर सकते हैं लेकिन करेंगे तो वो जो टेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो एक सवाल होगा यहाँ पे लिखा हुआ, फिर उसके MCQs होंगे, आप टेस्ट कंप्लीट कर लें। जिस तरह आपने कभी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया होगा, किसी यूनिवर्सिटी का
बैठ के, तो उसमें यही होता है कि एक विंडो खुली होती है, उसके ऊपर आप टेस्ट वगैरह देते हैं और फिर जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है आप विंडो चेंज कर सकते हैं। बल्कि फाइवर के टेस्ट इसी तरह के होते हैं। बल्कि मैं ना आपको आज एक फाइवर का टेस्ट भी दे के दिखा देते हैं हम आपको। अच्छा जी, ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड में ये फर्क है कि इतना कोई खास फर्क नहीं है। ये अलग अलग कह लें कि सपोर्ट हैं, कंपनीज अलग अलग हैं, वीजा वाली अलग है। कुछ लोग वीजा को सपोर्ट करते हैं, कुछ कंपनीज मास्टर कार्ड को सपोर्ट करती हैं। तो जहाँ मतलब ये दोनों ही वैसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। इनका कोई कह लें कि ये स्टैंडर्ड है, मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड। ठीक है, तो जहाँ पे भी मास्टर कार्ड लिखा होगा तो वो एक लिंक होगा आपस में बैंक का, तो वो उसके थ्रू जो कार्ड की पेमेंट है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। अच्छा, सॉरी, ये लिखा हुआ है सर विज कार्ड का बता दें, उसे फ्रीलांसर के अलावा और किसी जगह यूज कर सकते हैं। जो विज कार्ड है ना आपका, वो है क्रेडिट कार्ड आपका, एक समझ लें कि प्री पेड क्रेडिट कार्ड। वो डेबिट कार्ड ही होता है वैसे, प्री पेड क्रेडिट कार्ड का क्या कहना है। तो क्रेडिट कार्ड यूज होता है बाइंग के लिए। तो आपने किसी भी जगह कुछ बाय करना है ना, तो उसके लिए आप विज कार्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह दराज वगैरह पे या किसी और जगह पे कोई चीज आपने बाय करनी है तो उसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे याद आ गया, जो अपवर्क है उसके ऊपर आपके जो कनेक्ट्स हैं वो अब पेड होते हैं। पहले 30 कनेक्ट्स आपके फ्री में मिले होते हैं, लेकिन उसके बाद जो कनेक्ट्स लेने होते हैं उसके $0.1 है या पता नहीं कितने सेंट्स के हैं, तो आपको वो पे करने पड़ते हैं। तो उसको पे करने के लिए आपको ये विज कार्ड या जो कार्ड इंटरनेट पे चल सकता है वो वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर फाइवर का टेस्ट भी ऐसा ही होता है, मैंने दिया था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट होता है। हम एक दे लेंगे छोटा सा टेस्ट, कोई पुराना सा। सर मैंने फाइबर का दिया है टेस्ट। हाँ, फाइबर का बड़ा इजी सा टेस्ट होता है। आप उसको दे सकते हैं, बल्कि आप लोग सारे दे लें फाइबर का टेस्ट, तो वो काफी अच्छी बात होगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे पेयोनियर को, मैं खोलने लगा था। पेयोनियर की वेबसाइट पे जाना है आपने, payoneer.com। और यहाँ पे आपने, मैं कोशिश करता हूँ, मेरा पता नहीं लॉगिन तो नहीं है। अच्छा, मैंने जब, अच्छा इसका ना पेमेंट फीस होती है, एक्टिवेशन फीस होती है। कार्ड आता है, आप यहाँ से अप्लाई करते हैं कार्ड के लिए। फिर कार्ड आपका आता है आपके घर में। फिर आप उस कार्ड को एक्टिवेट करते हैं, तो जो एक्टिवेशन फीस है ना वो है $25। ठीक है, आप पहली दफा जो भी ट्रांसफर कर लेंगे आप पेमेंट, और उसको पहली दफा रिसीव करने के लिए करेंगे, तो हमारे जमाने में $25 थी, अब पता नहीं क्या चेंज ना हो गई हो। बल्कि यहाँ पे होगा, ये फीस होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखे आई एम ए फ्रीलांसर होगा यहाँ पे। लुकिंग फॉर getting paid for international client or freelance marketplaces, my current volume payment volume is इतना करते हैं आप, मेरे ख्याल में इतना ही होगा आप सारों का। ठीक है, फ्रीलांसर एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर, इससे आपने रजिस्टर करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। इंडिविजुअल है, फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ये मेरा पहले से रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये हो गया, सॉरी यहाँ पे करना था। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ठीक है, तो आगे फिर आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल, सिक्योरिटी डिटेल्स, उसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, बाकी सारी चीजें पूछेगा।
अच्छा कोशिश ये आपने सबसे कोशिश करें कि जो एड्रेस है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह होगी वो इस एड्रेस के ऊपर होगी, आपका कार्ड जो होगा वो इस एड्रेस के ऊपर आएगा, जो पेमेंट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, तो आपने ये एड्रेस सही देना है। ठीक है, चलिए नंबर भी दे के देख लेते हैं, शायद आता है या नहीं आता। अच्छा 0092 था 343, ठीक है। अब देखें ये वेरिफिकेशन कोड सेंड करता है या नहीं करता। ये मेरा पहले भी रजिस्टर्ड है, पता नहीं। ओ 538906। अच्छा ये आ गया। अच्छा ये सिक्योरिटी डिटेल्स है, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड री एंटर करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर देना है, ठीक है, आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपने अपना देना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है QPGM3 ये आपने प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो वो पूछेगा आपका ईमेल मेलिंग एड्रेस पूछेगा मेरे ख्याल में, तो उसके बाद आपको वो फिर ये कार्ड सेंड कर देगा। ठीक है, एक दफा आपके पास कार्ड आ जाता है फिर आप वहां से पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। अच्छा कैन यू यूज दैट मास्टर कार्ड टू रिसीव मनी। अच्छा एक ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा, आप अप्लाई कर लीजिएगा तो आपका कार्ड आ जाता है। अच्छा कई लोगों का ना मसला होता है कि कार्ड नहीं पहुंचता, ठीक है, वो फिर आप पेमेंट सपोर्ट से बात करें, नहीं तो आपको जो पोस्ट ऑफिस लगता है ना वहां पे जाएं और वहां पे पूछें कि मेरे इस एड्रेस पे कार्ड आना था, तो यूजुअली आपको वहां से वो कुछ लोग होल्ड कर लेते हैं, स्पेशली जो ये कैंट वगैरह वाले एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे ये होल्ड हो जाते हैं कार्ड ये वाले, तो आप वहाँ उनको अपने पोस्टल जो पोस्ट ऑफिस है आपका, जो भी आपको लगता है आपके एरिया में पाकिस्तान पोस्ट का, उससे जाके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, यूजुअली 15-20 दिन लग जाते हैं इसको कार्ड को आने के अंदर अंदर, क्या एक दफा कार्ड आ जाए फिर आप उसको एक्टिवेट करके आप उसको लिंक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी के। अच्छा साइन अप आपने कब किया था कार्ड के लिए, ये भी देख लें, और अपना जो पोस्ट ऑफिस है ना वहां जाके जरूर पता करें कि आप उनको बताएं कि मेरा ये कार्ड आना था, तो ये इस एड्रेस पे या इस नाम का कोई कार्ड पड़ा हुआ है पेयोनियर का, तो वो बता दें। पेयोनियर की तो उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन एड्रेस का बताएंगे तो वो बता देंगे आपको कि कार्ड आया है या नहीं आया। तो इसके लिए अक्सर पोस्टल ऑफिस जाना पड़ता है, वहां से आपकी ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा अच्छा हम क्या कर रहे थे, हाँ, अब जिस तरह से ये है मेरे पास अभी अ, इसको मैं, हाँ यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास फिर ऑप्शंस आ जाती हैं, पेपैल अकाउंट की, बैंक ट्रांसफर की, फाइबर रेवेन्यू कार्ड की। जो ये फाइबर रेवेन्यू कार्ड है ना ये भी पियोनियर है और ये जो बैंक ट्रांसफर है ये भी पियोनियर है। अच्छा मेरा मसला ये हो गया कि ये मेरी दूसरी प्रोफाइल थी, ये मेरी मेन प्रोफाइल नहीं है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने गिग बनाया था और उस पर मुझे एक ऐसे ही बंदे ने ऑर्डर भी दे दिया। ठीक है, तो ये प्रोफाइल असल में यूज करते हैं हम बाइंग के लिए या किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, ये क्लास को सिखाने के लिए मैंने ये बनाई हुई थी। तो अब मसला ये है कि यहाँ से मैं अब फाइबर का और कार्ड बना के इसको रिमूव भी नहीं कर सकता, तो मैं इसको बाइंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। खैर यहाँ पे आपके पास देखें और कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही है, बैंक ट्रांसफर है, लेकिन बैंक ट्रांसफर भी कहाँ से होगा, पहले पेयोनियर में जाएगा वहां से बैंक ट्रांसफर होगा। लेकिन अब आपके लिए ना इतनी सहूलत मौजूद है कि आप अपने पेयोनियर के कार्ड को ना जैस कैश के साथ लिंक कर सकते हैं। जैस कैश
यहाँ पे ना पेयोनियर ने अच्छा यहाँ पे आपको हर ट्रांजैक्शन पे ना पेयोनियर के 2% कटते हैं। 2% क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं $10 मंगाऊंगा तो $2 जो है उसमें से वो रखेगा। यहाँ पे मेरे ख्याल में कहीं है पेयोनियर के बारे में इंफॉर्मेशन, फ्रीलांस पेमेंट्स। तो आप जैज़ कैश पे अकाउंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप जैज़ कैश को लिंक करें इसके साथ अपने पेयोनियर के कार्ड के साथ, और आप जायज कैश के अंदर पैसे मंगवा सकते हैं और फिर जायज कैश से आप उसको कह लें कि आप अपने बैंक अकाउंट में या जहां पे भी आपने ट्रांसफर करना हो उसको मंगा के आप यूज कर सकते हैं। अच्छा ये सादिया, आप 1 मंथ हो गया तो आप चले जाएं उधर और सपोर्ट से जरूर बात करें कि मेरा कार्ड आया था, मुझे कार्ड नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो और ये अपने ना पोस्ट ऑफिस जाके चेक करें। अच्छा फैजान क्या कह रहे हैं, सर पीएचपी का प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करवाना है, कहाँ कहीं अपलोड करना है या आपको भेजना है? यार कहीं अपलोड कर दें तो वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो मुझे वैसे ही सेंड कर दें, जिप फाइल सेंड करें डेटाबेस की और अपने कोड की, मैं उसे खुद ही चला दूंगा। अच्छा जी, अच्छा ये तो हो गया जी पेयोनियर। सारा काम जो इसमें जो कह लें कि बॉटल नेक आती है वो आती है आपके कार्ड के यहाँ पाकिस्तान पहुंचने तक की। एक दफा कार्ड पाकिस्तान पहुंच जाए तो आप उसको एक्टिवेट करा लें, उसमें $25 लगते हैं। फिर उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 2% पेयोनियर काटता है, ठीक है। अच्छा फिर एक है पेमेंट मेथड जूम। जूम है पेपाल की एक सर्विस है। ये अगर आपका कोई डायरेक्ट क्लाइंट होता है ना तो उससे आप मंगवा सकते हैं। अब जिस तरह मैंने अगर किसी को बाहर लेके आना हो सर्विस पे तो मैं कैसे लेके आता हूँ? अच्छा आपने कहीं भी क्लाइंट के साथ काम करना होता है ना तो वहां पे आपकी उसकी पर्सनल डिटेल कहीं किसी ना किसी तरह आपने डायरेक्ट नहीं मांगनी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मांगनी पड़ जाती है। जिस तरह से हमारा क्या होता है कि हम उसको होस्टिंग में यूजुअली होस्ट करके देता हूँ मैं वेबसाइट, तो वहां से मेरे पास उसके ईमेल एड्रेस वगैरह आ जाते हैं। तो मैं उसको ईमेल भेज देता हूँ कि यहाँ से नहीं, लेकिन जहां से भी मेरे पास ईमेल एड्रेस आते हैं उसके सर्वर के ऊपर या होस्टिंग के ऊपर उसका ईमेल अकाउंट्स बने हुए होते हैं, वहां से मैं ईमेल आईडी ले लेता हूँ, वहां पे उसको मेंशन कर देता हूँ। फिर वहां से आप उसको पिच कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला काम है। तो फाइवर के अंदर या किसी भी और फ्रीलांसिंग सर्विस के अंदर 15 से 20% तक तो हमें वैसे ही कट जाते हैं पैसे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम बाहर ही काम कर लेते हैं, जो आपने 15-20% उनको एक्स्ट्रा देना है आप मुझे डायरेक्ट दे दें या हम उसको आधा आधा कर लेते हैं, तो आपकी भी बचत हो जाएगी हमारी भी बचत हो जाएगी। लेकिन ये काफी तरीके से करना पड़ता है, इसके लिए आपको चैट के अंदर मेंशन नहीं करना पड़ता। अच्छा अगर आपका काम ही सर्विस ही ये इस तरह से कि मैं आपको ईमेल अकाउंट बना के दूंगा या मैं आपकी ईमेल मार्केटिंग करूंगा या मैं आपका मेल चिंप इंटीग्रेट करूंगा, फिर आपको उनका ईमेल आईडी वैसे ही मिल ही जाता है, ठीक है। और उसके भी काफी सारे तरीके होते हैं लिखने के, ऐड की जगह AT लिख दें, .com ना लिखें, जीमेल लिख दें या कुछ इस तरह करके आप कर सकते हैं। अच्छा तो अगर आपने डायरेक्ट पेमेंट मंगवानी है और क्लाइंट के पास पेपाल हो आपके पास नहीं है, तो आप क्लाइंट से कहें कि जूम के अंदर अकाउंट बनाए और जूम से ना आपको डायरेक्ट पेमेंट भिजवा दे, ठीक है। ये एक काफी अच्छा तरीका है। अच्छा अब आ जाते हैं स्क्रिल की बात कर लेते हैं। स्क्रिल एक मुझे काफी अच्छी सर्विस लगती थी जब मैं इससे पैसे मंगवाता था। कुछ दफा मैंने मंगवाए हैं लेकिन वो यूरोज में मैंने मंगवाए हैं। यूरोज में आप पैसे मंगवाते हैं ना स्क्रिल पे तो काफी आपको अमाउंट जो है वो ठीक रह जाती। तो स्क्रिल भी कह लें इसी तरह से ही है, आपको यहाँ पे जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा स्क्रिल के ऊपर। स्क्रिल के साथ ना आपको अपना बैंक अकाउंट होना जरूरी है, कि स्क्रिल जो है ना आपके बैंक अकाउंट के साथ अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे आप रजिस्टर कर लें। चलिए अभी तक फ्लैश यूज कर रहे हैं, चलें।
अच्छा, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन में ये होता है, स्क्रिल की रजिस्ट्रेशन में, कि ये आपसे ना बैंक अकाउंट मांगते हैं। तो आप जिसको बैंक अकाउंट देंगे वो बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा आपके साथ। तो फिर आप उसको कर सकते हैं साथ में फ्रीलांसर के साथ स्पेशली। और भी दो तीन वेबसाइट है, अपवर्क है, पीपल पर आ रहे हैं, वो भी स्क्रिल यूज करते हैं। ठीक है, तो असल में स्क्रिल जो है ना वो ज्यादा है यूरोपियन बेस्ड है मेरे ख्याल में ये, रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, तो ये यूरो में ज्यादा डील करते हैं। तो यहाँ पे भी आप अकाउंट बना लें, इसके थ्रू भी ये ऑप्शन होती है आपके पास कि अच्छा, क्लाइंट जो है वो अपने बैंक अकाउंट से आपको भेज सकता है स्क्रिल के अंदर पैसे। ठीक है, तो आप उसको स्क्रिल से विड्रॉ करवा सकते हैं। अच्छा, फिर हम दो तीन और हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो डायरेक्ट ट्रांसफर है। हाँ, फिर वेस्टर्न यूनियन है। अब वेस्टर्न यूनियन क्या होता है, ये वेस्टर्न यूनियन की ऑप्शन जो है ये आपको फ्रीलांसर और अपवर्क में भी है, कि अपवर्क में अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं तो आप उसको वेस्टर्न यूनियन से मंगवा सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न यूनियन से ये होता है कि उसमें वेस्टर्न यूनियन में ना फीस ज़्यादा पड़ जाती है, तो इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते वेस्टर्न यूनियन को। उससे अच्छा है कि आप लोकल बैंक ट्रांसफर में कर लें। अच्छा, वेस्टर्न यूनियन के भी दो तरीके हैं, एक वेस्टर्न यूनियन टू वेस्टर्न यूनियन है, एक वेस्टर्न यूनियन टू बैंक है। तो अगर आप वेस्टर्न यूनियन टू वेस्टर्न यूनियन करते हैं तो वो आपको इतने ज़्यादा उसमें फीस वगैरह नहीं पड़ती। फिर ये है एक वायर ट्रांसफर है, ये तो इसको पता होगा, ट्रांसफर वाइज। ये काफ़ी अच्छी सर्विस है ट्रांसफर वाइज। अगर आपके डायरेक्ट क्लाइंट है तो आपने अपने बैंक अकाउंट में मंगवानी हो कोई भी पेमेंट, तो वो ट्रांसफर वाइज के जरिए वो उसको बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो ये दो तीन चार्ट ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा, अब ये हम आगे बात कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी के तो वो बता दें। असाइनमेंट की डेट में एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको फ्राइडे कर लेते हैं। जैस कैश के साथ इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। आप जैस कैश की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल, पहले जैस कैश पे आपने ना अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद जैस कैश का आप जो कह लें कि एप्लीकेशन है वो खोलेंगे। उसमें ऑप्शन आती है नीचे अलग से ही ना, उसका जो कह लें क्या डैशबोर्ड होता है, उसमें ही ना ऑप्शन आ रही होगी पियोनियर की। तो पियोनियर को आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पियोनियर के कार्ड का सॉरी पियोनियर की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। वहां पे आपने पियोनियर का पासवर्ड और अपना जो अकाउंट नंबर है वो डालना है। तो आपका वो जो पियोनियर का और जैस कैश का अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। ये बहुत आसान है लिंक करना। आप जैस कैश इंस्टॉल करें, उसी के जो डैशबोर्ड है ना उसी पे पियोनियर का बटन आ रहा होता है, उस बटन पे क्लिक करेंगे आप, तो वहां पे आपको ले जाएगा अकाउंट लिंक करने के लिए। अच्छा जी, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ लोकल बैंक ट्रांसफर। लोकल बैंक ट्रांसफर का ये ड्रॉबैक है कि ये अवेलेबल ही नहीं होती कई जगह पे। मतलब खाली आपको कह लें कि कहाँ पे अवेलेबल है, अ, इसके ऊपर अवेलेबल है, फ्रीलांसर के ऊपर अवेलेबल है, बाकी जगह बहुत, और इसके ऊपर है अपवर्क के ऊपर, बाकी जगह अवेलेबल ही नहीं है। जो हाँ, अगर आप पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में आप पूछ रहे हैं फाइवर के अंदर लोकल बैंक ट्रांसफर और उसमें जायज कैश के ऊपर मंगा लें, आप उसका पूछ रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा सर, क्या पेयोनियर के अकाउंट के लिए भी बैंक अकाउंट का होना चाहिए? यार पहले तो नहीं होना जरूरी होता था, अब का मुझे पता नहीं, अब मैंने साइन इन तो नहीं किया, लेकिन अभी तक, वैसे अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं मेरे से। यहाँ तक नहीं पूछा तो आगे भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो पेयोनियर के अकाउंट के होने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है। हाँ सादी, आप ऐप ऑन करें और उसको फिर देख लें आगे बटन से खुद ही। वो उधर बटन मेरे ख्याल में मेरे पास भी है, मेरे पास लिंक हुआ है असल में।
तो मुझे नज़र नहीं आता। खाली लिंक अकाउंट का बटन आ जाता है मेरे ख्याल में, उसको प्रेस करेंगे तो आपका वो अकाउंट लिंक कर देगा, उसमें बता देगा कितने पैसे। इसे आता है ऑप्शन प्रीमियर का, ठीक है। सर मुझे फ्रीलांसर पर एक क्लाइंट की मेल आई थी, उसने ये मेंशन किया था पेमेंट फ्रीलांसर की बजाय डायरेक्ट अकाउंट में होगी और अपना अकाउंट नंबर दें और व्हाट्सएप नंबर दें। सर मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया। हाँ आपने बिल्कुल सही किया, रिपोर्ट कर दिया। असल में ना तरीके होते हैं बताने के, करने के, लेकिन अगर काम जेन्युइन हो, काम करवाने वाला जेन्युइन हो, तो आप उसे बाहर लेके आ सकते हैं, ठीक है। वो लेकिन बाहर लाने के भी तरीके हैं, जिस तरह से आपने लेके आना है वो आप देख सकते हैं। अच्छा सर, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है पहले के लिए। अच्छा मैंने जब मैंने बनाया था ना, मैंने बनाया था कब का है कार्ड मेरा, मैं 2 दफ़ा मंगवाए हैं बल्कि उसके बाद कार्ड। मेरा है 2012 का कार्ड बना हुआ था पहला, तो तब मैंने नहीं दी थी, अब शायद देनी पड़ती हो। बैंक अकाउंट अब देना पड़ता होगा क्योंकि मेरा तो पहला पुराना ही चला आ रहा है, तो मैं बस कार्ड रिन्यू के लिए कह देता हूँ तो वो आ जाता है। 2012 में ना मैंने यूनिवर्सिटी में ही बनाया था, तब तो मेरे पास शायद बैंक अकाउंट 2012 भी नहीं बल्कि 2011 जब मैंने पहले अकाउंट जब लोगों ने फ्रीलांसिंग शुरू की थी तब मैंने कार्ड मंगवा लिया था, लेकिन काम शाम शुरू नहीं किया था, तो तब से कार्ड पड़ा हुआ है मेरे पास। बल्कि वो एक्सपायर भी हो गया था, पता नहीं 2017-18 में, फिर मैंने दोबारा मंगवाया था। अच्छा तो ये बैंक अकाउंट बनवा लें तो वो सब। हाँ बैंक अकाउंट तो अब जितने भी ट्रांजैक्शन बाहर से स्पेशली आते हैं, तो ये जो FATF और ये बाकी फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो इस्तेमाल होते थे, उसके लिए बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है ताकि रिकॉर्ड रहे कि किस बंदे के पास कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल में इससे अगले स्टेप में वो मांगेगा बैंक डिटेल्स। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि एक ही नंबर पे मेरे 2 हो गए हैं। शायद नेशनल ID कार्ड डालूं तो वो मुझे पकड़ ले यहीं पे कि नहीं भाई तुम्हारा पहले से किया है अकाउंट। अच्छा आगे चलें, हम क्या करने लगे थे, ये मैं असाइनमेंट की डेट आगे करने लगा था। हम्म, अच्छा इसकी डेट एक्सटेंड कर देते हैं, एडिट करते हैं इसे। फ्राइडे को रख देते हैं, ठीक है। अच्छा ट्रांसफर वाइज वाइज की वेबसाइट आप देख लें। ट्रांसफर वाइज में आपने अकाउंट नहीं बनाना, आपके क्लाइंट ने बनाना होगा अकाउंट, ठीक है। तो उसको आप बता दीजिएगा, सजेस्ट कर दीजिएगा कि ट्रांसफर वाइज के थ्रू आपको पेमेंट भेज दे। बाकी यहाँ पे लोग, अच्छा एक तरीका है मेरा ना असल में बना हुआ है US डॉलर अकाउंट, उसको इंटरनेशनल अकाउंट भी कहते हैं। तो US डॉलर अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं? US डॉलर अकाउंट आप बना सकते हैं अगर आप एक कंपनी रजिस्टर कराएं कि हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जो सर्विसेज है ना, सर्विसेज के लिए वो नहीं खोलते। आप कहेंगे ना कि हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपको फिर कहेंगे कि अब मुझे बाहर से पेमेंट आनी होती है, मैं जो प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करता हूँ, तो उसके अंदर वो आपका US करेंसी डॉलर अकाउंट खोल देते हैं। लेकिन जो बैंक्स है ना, उनकी मेरे ख्याल में मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 US डॉलर है। ये मेरे ख्याल में आज के दौर में 1.5 लाख रुपए करीब बन जाते हैं। तो जब हमने खुलवाया था तो हमने कितने $100 दे के ही खुलवा लिया था। ये हमारी बात है 2016 की, तब हम गेम्स बना रहे थे।
एंड्रॉयड की, ठीक है। तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे हमने कहा था कि ये हमारी प्रोडक्ट है, गूगल प्ले स्टोर हमारा मर्चेंट है, वहाँ पे हम सेल करते हैं और वहाँ से हमें पैसे आने होते हैं, वो डॉलर में होते हैं। तो खैर वो हो गया था। तो अब आजकल वैसे मुश्किल हो गया यूएस डॉलर अकाउंट खुलवाना। तो अगर आपका कोई, अच्छा, यूएस डॉलर अकाउंट खुलवाने का क्या फायदा होता है? उसमें फायदा ये होता है कि जो कन्वर्जन है ना, उसमें आपको पैसे नहीं ठुकते, ठीक है। तो ये जो बैंक के अपने रेट्स होते हैं ना कन्वर्जन के, इसमें आपको काफी लॉस हो जाता है इसमें, कन्वर्जन कन्वर्जन करते करते ही। अच्छा जी। अच्छा हाँ, मैंने फाइवर खोला था, मैं आपको एक टेस्ट लेके दिखा देता हूँ। सर मेरे अकाउंट अभी तक डोरमेंट है। मेरे अकाउंट एससी का है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, और लाहौर से बनवाया था, बट मेरे सिटी में उसके कोई ब्रांच नहीं है। उसका कोई सोल्यूशन बता दें, अकाउंट कैसे एक्टिव होगा? यार ये मेरे साथ भी मसला है, मेरा एक अकाउंट पड़ा हुआ डोरमेंट, वो बैंक अल-फलाह के अंदर, उसमें 30-40 हज़ार पड़ा हुआ है। तो मुझे उधर जाना पड़ेगा किसी दिन, वहाँ पे उसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, फिर वो एक्टिवेट होगा वहाँ। असल में वो बायोमेट्रिक से ही एक्टिवेट होता है, कुछ एक साइन करके फिर आप उसमें से अमाउंट निकाल लें और डाल लें, तो आपको जाना पड़ेगा अपनी ब्रांच के अंदर। बल्कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का तो इन्होंने ब्रांचेस भी कम कर दी हैं। तो आप एक दिन चक्कर लगा लें लाहौर, तो आना जाना रहता ही होगा। तो किसी दिन विजिटिंग आवर में डोरमेंट अकाउंट खुलवा लें अपना। हाँ, वेबसाइट होस्टिंग के बारे में बता दें, ये मैं बता देता हूँ। सर एरर का भी बता दें, कैसे ठीक होता है? जिप फाइल सेंड कर दी है। ओ सॉरी, ये मुझे टाइम नहीं मिला, और मेरे ख्याल में मुझे आगे भी टाइम नहीं मिलेगा। मैं इसको अभी ही कर लेते हैं, ये 2-3 काम में कर लेता हूँ। अच्छा, दूसरा किसी ने पूछा था, क्या पूछा था? होस्टिंग का। अच्छा, मैं मेरे पास है ना, मतलब मेरे पास ज़्यादा होस्टिंग नहीं है, लेकिन मेरे पास ना एक ये होस्टर डॉट पीके का पड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, वेबसाइट है मेरी, यही मेरी डोमेन थी शायद। हम्म, अच्छा, तो आपने यूजुअली जब होस्टिंग आपने खरीदनी होती है ना, तो आप देखते हैं कि आपके पास बेस्ट अवेलेबल चीज़ कौन सी है, ठीक है। तो मैंने मेरे मुझे इन्होंने कॉल की थी खुद ही, बल्कि तो इनको मैंने होस्टिंग प्लान परचेज कर लिया। तो यूजुअली मैं अपने क्लाइंट्स को होस्टिंग यहाँ से खरीद के नहीं देता। मैं उनको कहता हूँ कि आप खरीद के ले आएं, ठीक है। तो यूजुअली वो क्या करते हैं, वो गोडैडी से खरीदते हैं, या ब्लू होस्ट या साइट होस्टिंग। आपके पास काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है होस्टिंग साइट्स, आप लिखेंगे ना यहाँ पे। जिस तरह से ये ब्लू होस्ट है, गोडैडी होगा, ठीक है। और अच्छा, ये है, इनको कहते हैं हम शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग और क्लाउड, आजकल क्लाउड होस्टिंग बहुत चल रही है, ठीक है। AWS है, वो काफ़ी पॉपुलर है क्लाउड होस्टिंग में। E2C है शायद उनकी, EC2, इलास्टिक कंप्यूटिंग टूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी आप बैंडविड्थ यूज़ करेंगे ना, उतना ये आपको चार्ज करते हैं। तो ये जो GoDaddy और ब्लू होस्ट है, इनमें क्या होता है कि इनमें आपको पड़ते हैं एक ही दफ़ा महीने के, ठीक है। ये पड़ गए महीने के, तो ये अब होते रहेंगे, उस तरह से पढ़ते रहेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, हर वेबसाइट का ना, जो भी जहाँ से भी आप वेबसाइट खरीदते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं, यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। इनका ये फायदा होता है होस्टर डॉट पी के वगैरह का, कि ये इनसे आप बात करें ना, ये डिस्काउंट वगैरह भी कर देते हैं आपको, ठीक है। बल्कि आपको काफ़ी सारी और भी पाकिस्तानी लोकल मिल जाएंगी जो क्लाउड भी कर रही होंगी, गोडैडी की भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर हम होस्टिंग को देखें, तो आपको सिंपल वेब होस्टिंग लेनी है, ये तो ये आपका खर्चा बन रहा है महीने का, ठीक है। इससे भी कम में आपको मिल सकती है, लेके आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं अगर लेटेस्ट में काम कर रहा था उसका मैं खोलता हूँ, एक उसकी साइट फ्रंट पे, साइट ग्राउंड पे होस्टिंग थी।
तो खैर जो भी होस्टिंग हो, आपने कहाँ जाना होता है, आपने सी पैनल के ऊपर जाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी साइट थी ना, तो इसका मैं सी पैनल पे जाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या पड़ा हुआ है इधर? इसका मुझे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता, होपफुली हाँ यही है, ठीक है। अच्छा, यूजुअली इस तरह का सी पैनल होता है आपके पास, ठीक है। तो आप, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक होता है आपकी फाइल्स, जहाँ पे फाइल्स रखनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यही वर्डप्रेस की वेबसाइट चलानी है, तो ये मेरे फाइल मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे मेरी फाइल्स पड़ी होंगी, खोल लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, ये होम टू या होम इस तरह से आपके फोल्डर बने हुए होंगे। यहाँ पे पब्लिक HTML, इस फाइल को खोलें आप। तो यहाँ पे ना वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, बल्कि ये मेरे ख्याल में ईरोजगार की डेमो थी। ये ड्रूपल की साइट पड़ी हुई है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये मुझे एक साल पहले काम किया था। अच्छा, पता नहीं ये मैंने बनाई थी या नहीं बनाई थी, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये डेवलपमेंट में था थोड़ा सा, ये मैंने होस्ट किया हुआ था यहाँ पे। इसके इमेजेस वगैरह भी नहीं आ रहे, खैर छोड़ें इसको। तो ये देखें, ये सारी फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ड्रूपल में मैंने साइट बनाई थी। ड्रूपल 7 में ये कस्टम थीम मैंने बनाई हुई थी। अच्छा, खैर। तो यहाँ पे जो सी पैनल होता है ना, यहाँ का जो पब्लिक HTML होता है, ये आपकी मेन डायरेक्टरी होती है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपका htdocs है। अच्छा, यहाँ पे जो भी फाइल रखेंगे ना, वो आपके डोमेन के ऊपर खुलेगा। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग कॉन्फ़िगर की हुई है तो उसका कोई इशू नहीं है। तो उसके आपके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। मैं इतना डिटेल में जाएंगे तो हम बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। खैर, यहाँ पे देखें आप कि इस पब्लिक डॉट एच टी एम एल के अंदर ना आपने फाइल रखनी है अपनी, ठीक है। अभी मैंने ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे रखी हुई है। ये कह लें, इसमें क्या नज़र आ रहा है? इसमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बल्कि ये मेंटेनेंस की साइट है, मेंटेनेंस का इमेज है। तो मैं बाकी जगह पे जो भी मैं काम वगैरह कर रहा होता हूँ, तो वो मैं उसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ये हो गई हमारी फाइल मैनेजर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी आती है डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में आप यहाँ पे PHP एडमिन में जाके, PHP माई एडमिन में जाके वही डेटाबेस वगैरह या बाकी सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यूज़र नेम पासवर्ड भी आपको खुद सेट करना पड़ता है डेटाबेस का, ठीक है। यहाँ पे दो वेबसाइट्स हैं मेरी, एक ERLP है, एक टेक्निकल है, ठीक है। इसको देखें आप। ये ड्रूपल की वेबसाइट, ड्रूपल की जो कह लें कि बैक एंड DB है, वो ऐसी होती है, ठीक है। ये मैंने होस्ट की भी है। तो यहाँ पे डेटाबेस, और यहाँ पे ना इसके इसके आगे ही माई एसक्यूएल डेटाबेसेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना यूज़र नेम और पासवर्ड भी पता चल जाएंगे मुझे, ठीक है। मैं इस यूज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ।
तो ये मुझे बता रहा है कि इस यूजर को इस डेटाबेस के ऊपर क्या क्या प्रिविलेजेस हासिल हैं। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन यहाँ पे? कॉन्टैक्ट नंबर यार मैंने स्लैक पे दिया हुआ है, 2-3 दफ़ा पूछ लें किसी से। सर पुराने लेक्चर्स अपलोड करवा दें तैयारी के लिए, यार ये किसी के पास है मेरे ख्याल में। hostgator.com, हाँ ये भी है, काफ़ी कॉमन यूज़ होता है hostgator.com, इसको देख लें आप। अच्छा मैं आपको टेस्ट का बता रहा था, बल्कि हम यहाँ पे ना जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। कहाँ पे आते थे इसके, डैशबोर्ड पे आते थे? ये नीचे यहाँ पे आते हैं शायद, फाइवर के टेस्ट कहाँ पे आते हैं? ये इधर ही आते थे मेरे ख्याल में, प्रोफाइल के ऊपर ही। खैर चलें इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही अभी? यहाँ पे ही होते थे टेस्ट वगैरह, पता नहीं अब कहाँ पे चले गए हैं। ये है, सॉरी, ये टेक अ टेस्ट। हम एक टेस्ट ले लेते हैं छोटा सा। अच्छा बाकी साइट्स में बंद कर देता हूँ। हाँ मैंने आपका वो जो जिप फाइल थी वो डाउनलोड करनी थी, ये खोल जाएगी एक दफा। हाँ अब आ गई है वो। मैं यहाँ से हम टेस्ट ले लेते हैं। ये मैंने क्लिक तो किया, ये क्लिक भी नहीं कर रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा अच्छा कई दफा ना, अच्छा ये जो है ये कई दफा ना क्योंकि जावास्क्रिप्ट हैवी साइट है तो कई दफा इसमें फाइबर के ऊपर भी मसले आ ही जाते हैं। अच्छा हम वर्डप्रेस का टेस्ट ले लें। अ,
अच्छा, इसमें से हमें क्या कुछ आता है? इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस ये हमें आता है, बेसिक यूजेज ये भी हमें आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ये मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती क्योंकि मैं वर्डप्रेस की साइट डेवलप करता हूँ, एडमिन कम ही किए हैं मैंने। मेंटेनेंस भी आती है, कस्टमाइजेशन भी आती है, सिक्योरिटी, एडवांस टॉपिक एंड ट्रबल शूटिंग। अच्छा, कितनी देर का टेस्ट है? 60% पासिंग मार्क्स हैं और 40 मिनट्स का टेस्ट है, 40 MCQs हैं, ये तो सारा टाइम ही चला जाएगा। चलें हम एक दो कर लेते हैं, बाकी खैर ये प्रोफाइल तो ऐसे ही है मेरी। तो यूजुअली ना आप देखेंगे कि यहाँ पे ना, बल्कि मेरी स्क्रीन शेयर है ना, तो यहाँ पे अब ये मुझे ऑप्शन देगा कि in order to keep it fair for all participants and keep the result accurate, you will not be able to leave the browser window while taking the test। ठीक है, तो अब ये ब्राउजर विंडो एक खुल गई है, इसको मैं बंद करूंगा। ये आपके इस टेस्ट के साथ भी ऐसे ही होगा कि मैं अगर इसको बंद करूंगा तो आपका जो टेस्ट होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब अम, उसको आप दोबारा टेस्ट नहीं दे सकेंगे, या वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब आप एक ब्राउज़र खोल लें तो उसको आंसर दें, और आंसर देने के साथ ही आप उसको आगे चले जाएं। ठीक है, अच्छा ये क्या पूछ रहा है? व्हाट डज द एरर 28 इन वर्डप्रेस इंडिकेट? ठीक है, अच्छा एरर 28 होता है किस लिए? कि उसको वो मिली नहीं, मेरे ख्याल में चीज़ नहीं मिली, कनेक्शन टाइम आउट होता है, क्या होता है? It is indicated in the cache of your server is full. It indicates that a table in your database is corrupt. It indicates missing column in your data, uh, a column in your database. It indicates that you have too many files in temp. मेरे ख्याल में इन दोनों में से कोई एक है, ये तो मुझे भी नहीं श्योर। अब खैर इसको लगा देते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। Which of the following option is correct by order by priority in use to display category and template hierarchy? अच्छा, टेम्पलेट हायरार्की में ये हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, अब टेम्पलेट हायरार्की में क्या ऑर्डर होता है? बाय प्रायोरिटी इन यूज, कि सबसे पहले वो किसको यूज करेगा। अच्छा, इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये तो पहले वाले तो गलत है। इंडेक्स डॉट पी एच पी आखिरी फाइल होती है यूज के हिसाब से। ठीक है, मेरे ख्याल में कैटेगरी आर्काइव, कैटेगरी स्लग, ये भी गलत है क्योंकि कैटेगरी स्लग लास्ट फाइल होती है, फर्स्ट फाइल होती है प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये इनमें से देख लेते हैं, कैटेगरी स्लग, फिर आर्काइव, फिर कैटेगरी आर्काइव, ये भी गलत है। ये आखिरी वाला सही है जिसमें कैटेगरी स्लग है सबसे पहले, फिर कैटेगरी आईडी है, फिर कैटेगरी डॉट पीएचपी, फिर आर्काइव, फिर इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, डिस्प्ले कस्टम टेक्सोनोमीज इन टेम्पलेट हायरार्की। कस्टम टेक्सोनोमी दिखाने के लिए टेक्सोनोमी डैश टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी डैट टर्म, आर्काइव, इंडेक्स, ये है आखिरी वाली। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इस टेस्ट को, ये भी टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट, बल्कि आप लोग तो अब कह लें कि एक्सपर्ट हो ही गए होंगे ऑनलाइन टेस्ट देने के, तो इनको भी देख लें। यहाँ पे HTML का दे लें आप टेस्ट, ये वर्डप्रेस का टेस्ट दे लें, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में एक दिन का टाइम होता है ये टेस्ट देने के बाद, आप एक दिन के बाद दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, द गिवन URL इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग परमालिंक्स? अच्छा, ये हमने परमालिंक्स पढ़े थे, परमालिंक में ये किसकी एग्जांपल है? ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, बल्कि पिछले 3 सवाल में से हमने एक नहीं पढ़ा हुआ था, बाकी तीनों पढ़े हुए थे। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये है डेट और फिर पोस्ट नेम, डिफॉल्ट पाथ इन्फो मॉड रीराइट, नन ऑफ द अबव, बल्कि डिफॉल्ट था ये, सॉरी मैं वो देख रहा था पोस्ट और डेट और पोस्ट नेम, ये डिफॉल्ट ऐसे ही हमें आ रही होती है। ठीक है, इन वर्डप्रेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट्स, ये साइट कार्ड होता है। ये मैंने यूज किया है, बाकी में मुझे नाम इतने नहीं पता, लेकिन साइड गार्ड WP प्लगइन एक काफ़ी अच्छा प्लगइन है, इसको भी आप यूज़ करते हैं DDoS अटैक से बचने के लिए यूजुअली।
which of the following plugins can be used in WordPress 5 to stop two factor ऑथेंटिकेशन? वर्डप्रेस आप यूज कर सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन यूज किया हुआ है, इन दोनों का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये आपका गैस ही है, देख लें इसमें। चलें, ये अपना टेस्ट दे लीजिएगा जितने भी टाइम में, तो इसी तरह का आपका ये वाला टेस्ट होगा। ठीक है, अभी मैंने टेस्ट विंडो क्लोज कर दिया, तो ये मुझे कहेगा कि आपको ये चीज़ें नहीं पता, तो वो टेस्ट जो है वो कैंसिल हो गया। अच्छा, 2-3 सवाल हैं। ये तो होगी थी। ये है सर, हर वेबसाइट पेड होती है या कोई फ्री होस्टिंग भी है? यार फ्री होस्टिंग भी है, लेकिन फ्री होस्टिंग आप ना इस्तेमाल करें। फ्री होस्टिंग में कह लें कि कोई फायदा नहीं होता। या तो पार्क डोमेन होती है उसमें कि आपकी वेबसाइट पर ले जाते एक दो ऐड दिखा देता है वो, या कुछ और वो बीच में करते ही हैं। तो या कोई लिमिट होती है एक्सेस करने की, क्योंकि फ्री दे रहे हैं वो आपको उस तरह से सर्विस नहीं देंगे, कुछ फैक्टर्स वो प्रीमियम रख लेंगे। सर ये टेस्ट पेड नहीं होते। जो फ्रीलांसर के टेस्ट है ना वो पेड होते हैं, और बल्कि अपवर्क के टेस्ट होते थे, अपवर्क ने अपने टेस्ट हटा दिए हैं। जो फ्रीलांसर के टेस्ट हैं वो पेड होते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट कोर्स पेड होते हैं, टेस्ट पेड नहीं होते। हाँ, कोर्स पेड होते हैं, टेस्ट पेड नहीं होते। बल्कि अपवर्क ना ये टेस्ट ले रहा था, अपवर्क की कह लें सर्विस अच्छी भी है, इसलिए उधर लोगों को आने भी देते। हमने ये देखा है कि इन टेस्ट के ना आप मोबाइल से सर्च करके जवाब ढूंढ सकते हैं, या किसी अच्छे बंदे को बिठा लें अपने साथ, वो ये आपके टेस्ट के जवाब दे देगा। ठीक है, तो इसमें फिर ये करते हैं हम कि आप उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये अपने टेस्ट बंद कर दिया। अच्छा, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं इसको आज ही कर लूँ, बल्कि अभी कर लेते हैं इसको, हमारे पास थोड़ी टाइम है। तो कल के टेस्ट के वाले से किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ ले, बाकी हम इसको देख लेते हैं एरर को भी। हाँ, ये फोल्डर ही नहीं खुल रहा, इसमें से कोई फोल्डर नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हुआ है? अच्छा, मुझे 5 मिनट की ब्रेक दें, मैं ज़रा पानी शानी पिया, फिर मैं इसको देखता हूँ।
अच्छा, क्वेश्चंस काफी सारे आ गए हैं। अच्छा, नंबर मैंने दिया हुआ है यार, आप किसी और बंदे से भी पूछ के ले सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ईआर ग्रेजुएशन टेस्ट पास कर लिया है? जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो पता चल जाएगा। हाँ जी। इतनी टेंशन ना लें, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता जितना हमने करवाया हुआ है ना। मेजॉरिटी पोर्शन उसी में से आएगा, बाकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हैं वो भी मतलब इतना मुश्किल आप कह लें कि टेस्ट नहीं होगा। तो बल्कि आपने जिन आप तो मेरे ख्याल में सारी क्लासें लेती रही हैं, तो आपके लिए तो वैसे ही मुश्किल नहीं होगा। यार ये सर्टिफिकेट का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये हेड ऑफिस ने देने हैं। तो इनके ऊपर आप डिपेंड करता है कि ये आपको कैसे देते हैं, बुला के देते हैं या घर पे देते हैं या आपको कलेक्ट करने का कहते हैं। तो इनका मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा जी। अच्छा, इसमें मैं आपको गिग्स की बता देता हूँ बात थोड़ी सी। फाइवर का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, गिग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है। बल्कि ये हमने गिग बनाया भी था। तो अब यहाँ पे देखें, मैं ऑफलाइन रहता हूँ और मेरे और मैंने ये देखें गिग में कोई मेहनत भी नहीं की हुई। तो अगर आप ऑनलाइन रहें तो आपके तो काफ़ी अच्छे गिग आने चाहिए। अ, बल्कि खुद ही किसी ने मुझे अप्रोच किया और ये मैंने उसी टाइम ही बना दिया था गिग। खैर, अच्छा, ये जो होते हैं इनको गिग पैकेजेस कहते हैं, ठीक है। और ये गिग सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं कि जो जो चीज़ें आपने उनको देनी है। अच्छा, अगर मैं गिग के ऊपर क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे ना मुझे एक छोटा सा एनालिसिस दे देगा, ठीक है। ये इंप्रेशंस। अच्छा, इंप्रेशंस क्या होते हैं? ये जो हमें नजर आते हैं, ये आप सारों को वैसे पता ही होगा यूजुअली, कि अगर मैं फाइवर को देखता हूँ ना, फाइवर के ऊपर सर्च करता हूँ कोई भी सर्विस को, खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लैंडिंग पेज सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये लैंडिंग पेज मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे काफी गिग्स नजर आ रहे हैं मुझे। तो इन सारों का जितने भी गिग्स है ना, इन सारों का एक एक इम्प्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसको ये कहते हैं हम इसको इम्प्रेशन। अच्छा, अब ये क्लिक्स क्या होते हैं? अच्छा, पहले तो व्यूज भी होते थे गिग्स के, व्यूज उन्होंने हटा दिए यहाँ से। ये गिग्स के क्लिक्स क्या होते हैं कि ये वाला अगर मैंने गिग को क्लिक कर दिया है तो ये गिग का क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब व्यू क्या होता था? अगर मैं ये इसको देख लेता था ना कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या कुछ चीज ये ऑफर कर रहा है, तो ये मेरा एक व्यू काउंट हो जाता था, ठीक है। तो क्लिक और व्यू में ये फर्क होता था कि क्लिक जो है वो बाहर वाली साइड से भी, खाली ये मैंने कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर दिया तो वहां पे किसी ने क्लिक किया तो वो भी क्लिक काउंट हो जाता था, ठीक है। एक एक सिंगल रिक्वेस्ट भी आई है ना, तो वो क्लिक क्लिक काउंट हो जाता है। लेकिन अगर पेज का यहाँ पे किसी ने चीजें देखी हैं यहाँ पे आके, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक व्यू काउंट होता है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना आप, तो आपको रिव्यू कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा, एनालिटिक्स में जाते हैं। अच्छा, अच्छा, दो तीन बातें मेरे ख्याल में हमने वो मिस की हुई हैं। वो ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है आप डिलीवर करते हैं और किसी कोई एक्सेप्ट ना करे, तब आपने क्या करना है? तब आपने ये करना है कि आपने
जो फाइवर की कस्टमर सपोर्ट टीम है उससे कांटेक्ट करना और उसको बताना है कि आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर है वो मिटिगेट करे, ठीक है। अच्छा अमजद, आपने कहा ये देते भी हैं कि नहीं? यार ये आप पुराने स्टूडेंट से पूछ लें, सारों के पास सर्टिफिकेट्स हैं। तो कुछ तो हमने खुद भी दिए थे क्लास के अंदर ही। अब पता नहीं ऑनलाइन वालों को कहीं बुला के देंगे मेरे ख्याल में। अगर टेस्ट ना पास हो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट पास हो जाएगा वो इतना मुश्किल नहीं है। टेस्ट पास होने के लिए आपने क्लासें ली हो तो बहुत आसान होगा टेस्ट आपके लिए। हाँ जी, अटेंडेंस की बेस पे भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। जो 80% अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पे कई लोग जो हैं वो हमें पता है कि आते जाते रहते हैं। तो खैर खैर जो मेन बात है ना आपकी क्लासों की वो ये थी कि अटेंडेंस इतनी जरूरी नहीं थी जितनी आपकी मेहनत करना जरूरी थी। जिस बंदे की अटेंडेंस पूरी है ना, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि वो बंदा ट्राई करता रहे, और जो ट्राई करता रहे ना उसने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा यहाँ से। बेशक वो आज ना कमाने लगे, तो वो कह लें कि 1-2 महीने के अंदर उसकी गिग इस स्टेज पे पहुंच जाएगी कि वो अर्न करने लग भी पड़ेगा। अच्छा अच्छा एरर, यार एरर की फाइल ही नहीं खुली, मैं दोबारा देख लेता हूँ इसको। मेरा फाइल एक्सप्लोरर नहीं चल रहा इसको। यहाँ पे कुछ नहीं नजर आ रहा, ये पता नहीं क्या हुआ है। चले मैं इसको देखता हूँ। इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को। अच्छा ये मैंने आपको ये एरर ना अभी चेक करके बताता हूँ। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। और अच्छा सादिया की कह रही है 100% अटेंडेंस है। सादिया मेरे ख्याल में आपने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो खैर मतलब लर्निंग भी होती है। खैर ये नहीं है कि जिसकी अटेंडेंस है उसने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। चलें कल तो शायद हमारी बात हो या ना हो, तो हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।